हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित बंसल लेक्चरर अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन पर ई वीडियो लेक्चर का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। आपको याद होगा, प्रथम भाग में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशंस के बेसिक कंसेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा की थी। आज हम इस गति से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रश्न हल करने से पहले एक बार कुछ महत्वपूर्ण संकेतों और राशियों की चर्चा कर लें। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पिंड को प्रारंभिक वेग u, जो कि क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है, पर प्रक्षेपित किया जाता है। यह पिंड हवा में परवलयाकार गति करता हुआ अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करने के बाद पुनः पृथ्वी पर बिंदु B पर टकराता है। जिस बिंदु पर यह पृथ्वी से टकराता है उसकी इसके प्रक्षेपण बिंदु O से क्षैतिज दूरी परास या R कहलाती है। पिंड हवा में जितनी देर रहा उसे पिंड का उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पिंड की गति के दौरान किसी भी बिंदु पर पिंड के वेग का क्षैतिज घटक सदैव समान रहता है। अब हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में एक तोप से एक गोले को 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा गया। दागते समय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप्य कोण 30 डिग्री था। हमें गोले द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, परास तथा 150 मीटर की ऊंचाई पर गोले के वेग की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग u बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप्य कोण अल्फा बराबर 30 डिग्री। सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे। इसका सूत्र है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। दाईं ओर के सभी मान हमें ज्ञात हैं, ये मान इस सूत्र में रखेंगे और अधिकतम ऊंचाई h का मान प्राप्त करेंगे। ये 510.20 मीटर आएगा। ये इस प्रश्न का प्रथम भाग हो गया। इसी प्रकार उड्डयन काल t और क्षैतिज परास r, जिनके सूत्र हमने पहले ही स्थापित कर रखे हैं, इनकी सहायता से ये दोनों मान ज्ञात कर लेंगे। ये क्रमशः 20.4 सेकंड तथा 3534.79 मीटर आ रहे हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न के दूसरे और तीसरे भाग के हल हो गए। अब जिस भाग पे मैं विशेष रूप से फोकस करूँगा वो हमारा चौथा भाग है, जिसमें हमें प्रक्षेप्य गति के दौरान जब गोला जमीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर था उस समय गोले की वेग गणना के लिए कहा गया है। तो देखते हैं वेग की गणना कैसे करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसके धरातल से ऊंचाई 150 मीटर है और इस बिंदु पर गोले का वेग v है। हमें इसी v की गणना करनी है। सबसे पहले वेग v के दो घटक करेंगे। माना वेग v क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है, तो इसके दोनों घटक v cos थीटा एवं v sin थीटा होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रक्षेप्य गति में गति की समीकरणें दिशा के अनुसार बनाई जाती हैं। हमें यहाँ वेग के x एवं y दोनों घटक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम y घटक ज्ञात करेंगे। y घटक ज्ञात करने के लिए गोले की गति O से P तक मानेंगे, यानी बिंदु O प्रारंभिक तथा बिंदु P अंतिम बिंदु होगा। ये इसके लिए O से P तक y दिशा में गति की समीकरणों का उपयोग होगा। चूंकि हमें वेग की गणना करनी है
वाई दिशा में तय दूरी यानी ऊंचाई हमें ज्ञात है 150 मीटर। अतः यहाँ गति की तीसरी समीकरण काम में आएगी, v² बराबर u² प्लस 2gh। चूँकि ये समीकरण वाई दिशा के लिए लिखी जा रही है तो इस सूत्र में सभी राशियाँ वाई दिशा के लिए लिखी जाएंगी। अंतिम वेग मीन्स बिंदु P पर वाई दिशा में वेग जो कि v sin थीटा है। u यानी प्रारंभिक वेग यानी बिंदु O पर वेग वाई दिशा वाला यानी u sin अल्फा। h या s यानी O से P तक जाने में वाई दिशा में तय दूरी, ये गोले की उस बिंदु पे ऊंचाई होगी जो 150 मीटर दे रखी है। तो इस प्रकार ज्ञात सभी मान इस सूत्र में रख देंगे और हमारे पास v sin थीटा का मान 84.02 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। ये वेग v का y दिशा में घटक हो गया। अब हम इसी वेग v के क्षैतिज घटक की बात करते हैं जो कि v cos थीटा है। परंतु आपको याद होगा प्रक्षेप्य गति में पिंड के वेग के क्षैतिज घटक सदैव समान रहते हैं और इसी प्रकार का एक क्षैतिज घटक यानी बिंदु O पर वेग का क्षैतिज घटक हमें पहले से ज्ञात है जो कि जैसे चित्र में दिखाया गया है u cos अल्फा होगा। u का मान 200 मीटर प्रति सेकंड है, अल्फा 30 डिग्री है तो u cos अल्फा ज्ञात हो जाएगा 173.20 मीटर पर सेकंड। यही मान बिंदु P पर गोले के वेग के क्षैतिज घटक का भी होगा अर्थात ये v cos थीटा का मान आ गया। तो हमारे पास v sin थीटा का मान आ चुका है, v cos थीटा का मान हमने अभी ज्ञात किया है। इन दोनों समीकरणों से हम v का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है v का मान 192.50 मीटर पर सेकंड प्राप्त होगा। अब चूंकि वेग एक सदिश राशि है तो मान के साथ हमें इसकी दिशा भी ज्ञात करनी होगी यानी थीटा का मान भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, tan थीटा बराबर v sin थीटा अपॉन v cos थीटा। अंश और हर दोनों के मान हमें पहले से पता है, ये वेग के घटक हमने अभी अभी ज्ञात किए हैं। ये मान यहाँ रख देंगे और थीटा के मान की गणना कर लेंगे जो कि 25.87 डिग्री आ रहा है। तो ये हमारा आज के पहले प्रश्न का चौथा भाग हो गया जिसमें हमने किसी दिए गए बिंदु पर गोले के वेग की गणना की यानी उसका परिमाण भी प्राप्त किया और साथ में दिशा भी निकाली। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है। एक 16 मीटर ऊंची मीनार है जहां से एक गोले को 70 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में छोड़ा जाता है। हमसे पूछा गया है बताइए गोला कितनी देर हवा में रहा यानी उड्डयन काल ज्ञात करना है। मीनार से उस बिंदु की क्षैतिज दूरी जहां गोला जमीन से टकराया यानी कितनी दूर जाके गोला गिरेगा वो दूरी हमें निकालनी है और जमीन पे टकराते समय गोले का वेग कितना होगा। तो स्पष्ट है ये प्रश्न प्रक्षेप्य गति का है। अब देखिए इस प्रश्न में दो खास बातें हैं। पहली बात, गोले को जमीन से ना छोड़कर 16 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है और दूसरी जो सबसे खास बात है, गोले को दागते समय गोले का वेग क्षैतिज था। तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है एक 60 मीटर ऊंची मीनार है जहां से गोले को प्रक्षेपित किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया गोले को क्षैतिज दिशा में दागा गया, इसका मतलब अल्फा का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यदि हम गोले के वेग के क्षैतिज घटक की गणना करें तो वो गोले के वेग के बराबर ही आएगा यानी u cos अल्फा बराबर u ही होगा। तो देखिए यहाँ पर u cos अल्फा बराबर u cos 0 डिग्री बराबर यानी 70 मीटर पर सेकेंड। तो ये वह प्रक्षेप्य गति है जिसमें अल्फा को 0 किया गया है। साथ में ये बात भी ध्यान रखें कि जिस बिंदु से इसका प्रक्षेपण किया जा रहा है यानी बिंदु O से, उस बिंदु पर y दिशा में वेग का घटक 0 होगा। क्यों? अल्फा 0 है
तो u साइन 0 0 होगा। ठीक है, तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। तो जैसा कि चित्र में बताया गया है, एक मीनार ओ ओ डैश है, बिंदु ओ से गोला दागा गया है और गोला कुछ समय बाद यानी टी समय बाद बिंदु बी पर जमीन से टकराता है। जमीन से टकराते समय इसका वेग vb है। हमें vb के साथ साथ ओ डैश बी तथा टी इन राशियों की गणना भी करनी है। तो एक एक करके हम ये मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम समय की गणना करेंगे कि गोला कितनी देर हवा में रहा। अब देखिए, O से B तक की यात्रा के लिए y दिशा के लिए समीकरण लिखेंगे। y दिशा के लिए क्यों? क्योंकि O से B तक जाने में गोले द्वारा y दिशा में तय दूरी हमें पता है। ठीक है, और ये दूरी जैसे चित्र में दिखाया गया है 16 मीटर होगी, जिसे ओ डैश द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। लगा समय हमारा t सेकंड है। बिंदु O से गोले को छोड़ा गया। छोड़ते समय y दिशा में गोले का प्रारंभिक वेग 0 है। मैंने अभी बताया u साइन 0 बराबर 0। तो अब देखिए, गति की समीकरण लगाएंगे। चूंकि इसमें हमें t का मान ज्ञात करना है, दूरी पता है, तो हम t के मान को ज्ञात करने के लिए गति की दूसरी समीकरण लिखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है, ये समीकरण O से B तक के लिए लिखी गई है और वह भी y दिशा में। तो सभी राशियां उसी अनुसार रखी जाएंगी। तय दूरी जैसे मैंने आपको बताया, y दिशा में तय दूरी 16 मीटर है। y दिशा में प्रारंभिक वेग 0 है। g प्लस 9.8 होगा क्योंकि गोला नीचे की ओर गति कर रहा है और t का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारे पास समय t बराबर 1.807 सेकेंड आ जाएगा। यही वह समय होगा जितनी देर गोला हवा में रहा। तो ये हमारा इस प्रश्न का पहला भाग हल हो गया। अब दूसरे भाग पे आते हैं। दूसरे भाग में हमें ये ज्ञात करना है गोला मीनार के तल से कितना आगे जाके गिरेगा, यानी ओ डैश बी की गणना करनी है। अब ये दूरी क्षैतिज है और मैंने आपको पहले भी कहा था, क्षैतिज दिशा में गोले में किसी प्रकार का त्वरण नहीं होता। गोला समान वेग से गति करता है। तो इसका मतलब यदि हमें क्षैतिज दिशा में दूरी निकालनी है तो साधारण सूत्र काम में लेंगे, दूरी बराबर वेग इंटू समय। क्षैतिज दूरी कितनी है ओ डैश बी, समय कितना है 1.807 सेकेंड, और वेग कौन सा लेंगे क्षैतिज दिशा में वेग जो कि हर बिंदु पे समान होगा। तो ये कितना होगा u cos अल्फा के बराबर यानी 70। तो इस प्रकार ओ डैश बी का मान ज्ञात होगा 70 इंटू 1.807 सेकेंड और ये मान आएगा 126.49 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न का दूसरा भाग भी हल हो गया। अब तीसरे भाग पर आते हैं जिसमें हमसे जमीन पर टकराते समय गोले का वेग पूछा गया है, यानी हमें वीबी की गणना करनी है। तो जैसे हमने अभी पिछले प्रश्न में वेग निकाला था, लगभग उसी तरह से हमें यहाँ पे वेग की गणना करनी पड़ेगी। तो पुनः एक बार चित्र में जाते हैं। ये देखिए, बिंदु बी पर गोले का वेग वीबी है। थीटा कोण पर इसके दो घटक ले लेंगे, वीबी कॉस थीटा, वीबी साइन थीटा। वीबी कॉस थीटा क्षैतिज घटक है, इसका मान उतना ही होगा जितना कि बिंदु ओ पर क्षैतिज वेग है, यानी u cos अल्फा 70 मीटर पर सेकेंड। जो वीबी साइन थीटा है वो y दिशा में वेग है, तो इसकी गणना हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए अब इसकी गणना कैसे करेंगे। वीबी कॉस थीटा जैसे मैंने आपको बताया u cos अल्फा के बराबर होगा, यानी 70 मीटर पर सेकेंड होगा, और वीबी साइन थीटा हम निकालेंगे। वीबी साइन थीटा निकालने के लिए हम O से O डैश या O से B तक y दिशा में समीकरण लिखेंगे। y दिशा में क्यों? क्योंकि हमें बिंदु B पर जो वेग निकालना है वह y दिशा का वेग है।
तो बिंदु बी हमारा यहाँ पे अंतिम बिंदु होगा, बिंदु ओ हमारा यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु होगा। तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, बिंदु ओ पर वाई दिशा में वेग जो कि 0 है। अंतिम वेग कितना होगा, बिंदु बी पर वाई दिशा में वेग यानी वी बी साइन थीटा, जिसकी गणना करने जा रहे हैं। समय हमने पहले ही निकाल लिया है, t बराबर 1.807 सेकेंड। तो हमें वेग निकालना है, हमारे पास समय है, तो गति की प्रथम समीकरण लिखेंगे v बराबर u प्लस जी टी, और सूत्र में मान जैसे मैंने आपको बताया y दिशा के लिए रखे जाएंगे। तो वी बी साइन थीटा बराबर 9.8 इंटू 1.807 और ये मान आएगा 17.70 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास बिंदु बी पर दोनों घटक ज्ञात हो गए, इससे हम वी बी का मान निकाल लेंगे और साथ में दिशा भी ज्ञात हो जाएगी। ये काम हमने अभी अभी पिछले प्रश्न में भी किया है। तो ये हमारे इस प्रश्न के तीनों भाग हल हो गए, इसके साथ ही ये प्रश्न भी पूरा होता है। अब हम तीसरे प्रश्न पे जाते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें क्षैतिज परास और उड्डयन काल का मान दे रखा है, जो कि क्रमशः 180 मीटर तथा 9 सेकंड है। हमसे वेग के अपरिवर्ती घटक यानी वेग का वह घटक जो परिवर्तित नहीं होता, अचर रहता है, उसका मान पूछा गया है। स्पष्ट है, इसमें हमसे u cos अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। परास का मान दे रखा है, उड्डयन काल का मान दे रखा है। तो लिखेंगे t बराबर 10 सेकेंड, r बराबर 180 मीटर और u cos अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। t यहाँ पे 9 सेकेंड है, गलती से 10 सेकेंड लिख दिया गया है। हमें ज्ञात है क्षैतिज परास क्षैतिज वेग के कारण ही संभव हो पाता है और इस दिशा में वेग हमेशा समान रहता है। तो r का सूत्र जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था, r बराबर u cos अल्फा इंटू समय t। तो u cos अल्फा बराबर r अपॉन टी यानी 180/9 जो कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो प्रश्न छोटा सा है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें हमसे क्षैतिज परास से वेग के क्षैतिज घटक का मान निकालने के लिए कहा गया था। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं। एक व्यक्ति एक गेंद को 80 मीटर दूर तक फेंक सकता है। बताइए गेंद कितनी ऊंचाई तक चढ़ी और कितनी देर हवा में रही। अब देखिए कितनी देर हवा में रही, इसका मतलब हमें गेंद का उड्डयन काल t ज्ञात करना है। कितनी ऊंचाई तक चढ़ी यानी अधिक से अधिक वो जमीन से कितना ऊपर रही, यानी हमें अधिकतम ऊंचाई h ज्ञात करनी है। अब ये 80 मीटर क्या है, 80 मीटर दूर तक, यानी ये क्षैतिज दूरी है जहां से गेंद को प्रक्षेपित किया गया और जहां गेंद जाके गिरी उसके बीच की अधिकतम दूरी। अब संभव है कि व्यक्ति 80 मीटर से कम भी गेंद को फेंक सकता था। ये उसकी अधिकतम क्षमता है कि वो गेंद को 80 मीटर तक फेंक सकता है। तात्पर्य ये है कि ये 80 मीटर वास्तव में क्षैतिज परास ना होके अधिकतम क्षैतिज परास है, यानी ये आर मैक्स है। तो इसका मतलब हमें कौन सा मान दे रखा है, आर मैक्स बराबर 80 मीटर दे रखा है। अब कल भी हमने डिस्कस किया था अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप्य कोण 45 डिग्री का होना चाहिए, और हमने ये भी सिद्ध किया था कि इस कोण पे r का मान अधिकतम u²/g होता है। तो यहीं से हम प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। r मैक्स बराबर 80 और सूत्र से इसका मान है u²/g। तो u²/g बराबर 80। तो इसका मतलब u कितना हो गया, √80 इंटू 9.8 जो कि 28 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, ये गेंद को फेंकने का प्रारंभिक वेग हो गया। अब हम पहले भाग को हल करते हैं, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र लिखेंगे u² sin² अल्फा अपॉन 2g और ज्ञात सभी मान सूत्र की दाईं ओर रखते हुए h का मान निकाल लेंगे जो कि 20 मीटर आ रहा है। इसी प्रकार उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए t बराबर 2u sin अल्फा अपॉन g सूत्र काम में लेंगे और सभी मान रखते हुए इसे प्राप्त करेंगे जो कि 40.4 मीटर पर सेकेंड होगा।
तो ये हमारे इस प्रश्न के दोनों हल प्राप्त हो गए। एक और प्रश्न हल करते हैं। हमें उड्डयन काल 8 सेकंड दे रखा है और हमसे अधिकतम ऊंचाई की गणना के लिए कहा गया है। उड्डयन काल यानी टी, जिसका सूत्र है 2u sin अल्फा अपॉन जी, इसे हम 8 के बराबर रख देंगे, जिससे हमारे पास u sin अल्फा 4 इंटू जी प्राप्त होगा। यदि आप चाहें तो g का मान 9.8 रखते हुए u sin अल्फा का मान मीटर पर सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम h का सूत्र लिखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। u sin अल्फा का मान हमारे पास पहले से ही 4g आ चुका है, तो अंश में ये मान हम 4g प्रतिस्थापित करेंगे और नीचे हमारा हर में 2g पहले से ही है, तो ऊपर हमारा 16g स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारा 2g रहेगा, तो हमारे पास फाइनली h का मान 8 इंटू जी आएगा। g का मान 9.8 रखेंगे और h का मान 78.4 मीटर प्राप्त करेंगे। ये हमारे इस प्रश्न में अधिकतम ऊंचाई का उत्तर हो गया। तो ये हमारे प्रक्षेपीय गतियों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आंगिक प्रश्न थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यद्यपि 5 प्रश्न पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन ये 5 प्रश्न करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस अवश्य आ जाएगा कि आप अन्य सभी प्रकार के प्रश्न आसानी से हल कर पाएँ। मैंने इनका चुनाव इस प्रकार से किया है ताकि आप में इन प्रश्नों को हल करने में या इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अब आप अपनी ओर से प्रचित पुस्तक में जो हमारे सॉल्व या अनसॉल्व प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करने का प्रयास करें। कोई समस्या आती है तो आप संपर्क कर लें। आशा करता हूँ मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।